हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ईथर्स को शुरू करेंगे। ईथर्स, आज के लेक्चर में हम ईथर्स को देखेंगे। ईथर्स क्या होते हैं, इनकी क्या खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नजर डालेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी आईयूपीएससी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। आईयूपीएससी नेमिंग ईथर्स में किस तरह से की जाती है, क्या रूल्स लगते हैं और एग्जाम्पल्स उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं ईथर्स पे। अब मैं बात कर रहा हूं ईथर्स की। ईथर्स बच्चों, अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास खास बात होती है सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। ये जो चीज है ये ईथर की यूनिक चीज है, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम कहते हैं ईथर्स। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि ईथर्स की ऐसी, इनमें इस वजह से अगर ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ROR है मेरे पास, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ROR से क्या फर्क पड़ता है इस चीज के ऊपर। देखिए अब समझिएगा इस चीज को। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ईथर आप समझेंगे तो इन चीज को समझिएगा। ईथर के ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा पड़े हुए, ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। इधर तो अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप है, कुछ भी होगा। ठीक है, अब यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या ये किस चीज को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को तो अट्रैक्ट करने से रहा, न्यूक्लियोफाइल को तो अट्रैक्ट करने से रहा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल के पास तो पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के पास तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो स्पीसीज होते हैं उनके पास तो पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को ईथर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल को ईथर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों इंटरेस्ट नहीं होता है? क्योंकि लाइक रिपेल्स लाइक, यहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो आपस में क्यों पास आएंगे, उनका कोई पर्पज ही सॉल्व नहीं हो रहा है। पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो अब मुझे इस चीज से क्या समझ आया, ईथर का स्ट्रक्चर देखने से मुझे क्या समझ आया, पहली चीज क्या समझ आई कि न्यूक्लियोफाइल तो उस पर अटैक कर नहीं सकते। ईथर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल तो कोई भी होगा वो अटैक नहीं कर सकता। OH नेगेटिव हो गया, जिस तरह से कोई भी RO एल्कोक्सी आयन होगी, वो तो इस पर अटैक करेंगे नहीं, डायरेक्ट इस पर अटैक करेंगे नहीं। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो इस पर अटैक कर सकते हैं, वो तो इस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। पर उसमें भी एक चीज आ जाती है, कि इनके दोनों तरफ लगे हैं अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ लगे हैं अल्काइल ग्रुप। अब अगर ये अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो अल्काइल ग्रुप से क्या होगा, इन अल्काइल ग्रुप की वजह से आती है स्टेरिक हिंड्रेंस, इन अल्काइल ग्रुप की वजह से आती है यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए तो तैयार है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए तो तैयार है, उसको तो अटैक करने को दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। पर यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है वो उसको स्पेस ही नहीं दे रहे। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, उसने उनकी जगह रोक ली है, इलेक्ट्रोफाइल को स्पेस ही नहीं दे रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्पेस ही नहीं दे रहे। तो जो बड़े इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो बड़े इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे, जो बड़े इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप लगे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जो छोटे, जैसे सपोज H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव तो छोटी सी आयन है, H पॉजिटिव तो छोटी सी आयन है, उनको लिए अटैक करना इजी, उन जैसे इलेक्ट्रॉन को अटैक करना इजी है। जैसे कोई बड़ा अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, उसको अटैक करना इतना इजी नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो छोटे इलेक्ट्रोफाइल जैसे H पॉजिटिव टाइप हो गए, ये उस पर अटैक कर सकते हैं। तो नटशेल में हमें क्या समझा है, न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल अटैक नहीं करते हैं, ईथर पे न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अटैक नहीं करते। इलेक्ट्रोफाइल भी वही अटैक कर सकते हैं जो छोटे इलेक्ट्रोफाइल हो। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, अल्काइल ग्रुप की वजह से बड़े ग्रुप लगे होते हैं, तो ऑक्सीजन को दोनों तरफ से घेर के रखा होता है, तो जगह बचती नहीं है, स्टेरिक के लिए जगह बचती नहीं है इलेक्ट्रोफाइल को उस पर अटैक करने के लिए। पर जो छोटी आयन है, जैसे H पॉजिटिव आयन है, वो इजीली जा सकती है, वो तो छोटी सी आयन है, वो तो बीच में घुस के अटैक कर देगी। तो इसलिए H पॉजिटिव ही इस पर अटैक कर पाते हैं, ईथर जैसे H पॉजिटिव ही इस पर अटैक कर पाते हैं। ये बात हमारी क्लियर होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर इसको क्लासिफिकेशन करनी हो, मेरे को ईथर की क्लासिफिकेशन करनी हो, ईथर जो ऑर्गेनिक कंपाउंडों को क्लासिफाई किस तरह से करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सपोज मुझे पता है ईथर क्या होता है, मैंने कहा ईथर होता है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, यहां भी कोई ग्रुप लगा होगा, यहां भी कोई ग्रुप लगा होगा, यहां भी कुछ लगा होगा, यहां भी कुछ लगा होगा। अगर दोनों तरफ सेम लगे हो, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हो, दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हो, तो उसको हम कह देते हैं सिमेट्रिकल ईथर, उसको हम कह देते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल है,
हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन की दोनों तरफ क्या लगा, ऑक्सीजन की दोनों तरफ क्या लगा, अगर वो सेम है तो सिमेट्रिकल है। अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे सपोज यहाँ CH3 लगा है तो ऑक्सीजन की दूसरी तरफ भी CH3 लगा हो तो वो सिमेट्रिकल है। सिमिलरली हो सकता है CH3 ना हो, फिनाइल हो, दोनों तरफ फिनाइल सेम लगा हो तो वो भी सिमेट्रिकल है। तो ये तो पहली चीज होगी सिमेट्रिकल। अब इसके उल्टा क्या होगा, इसके उल्टा क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हों, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हों तो उसको हम कह देते हैं अनसिमेट्रिकल, उस ईथर को हम कह देते हैं अनसिमेट्रिकल। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो हमें ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ के ग्रुप देखने हैं, अगर एक जैसे लगे हैं तो सिमेट्रिकल है, अलग अलग लगे हैं तो असिमेट्रिकल है। अब एग्जांपल की तरफ देख लो, अगर यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है तो असिमेट्रिकल CH3 और C2H5। एक तरफ अगर फिनाइल लगी है और दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है तो भी अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों ग्रुप जो अलग लगे हैं तो वो अनसिमेट्रिकल। तो ये होगी इसकी क्लासिफिकेशन। सिंपल है, क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। अब थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो हम तीन चीजों पर डिस्कशन करते हैं, उसकी पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ये तीन जो फिजिकल पैरामीटर है इसके ईथर के, वो हमें डिस्कस करना जरूरी होता है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, कंसेप्ट के साथ पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं। चलिए बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं। जब फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं बारी बारी इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। ईथर के केस में पोलैरिटी का क्या कंसेप्ट है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहता है, सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट रहता है, तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब पहली बात कर लेते हैं पोलैरिटी की, ठीक है। अब मेरे पास है ये ईथर का मॉलिक्यूल ROR, ये सिंपल है, ईथर का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ईथर के बीच में ROR का बॉन्ड एंगल होता है 117 डिग्री, बॉन्ड एंगल होता है 117 डिग्री। अब जब इस मॉलिक्यूल को मैं देख रहा हूं, समझिएगा इस चीज को, जब मैं मॉलिक्यूल को देख रहा हूं, इधर लगा है एल्काइल ग्रुप, इधर भी लगा है एल्काइल ग्रुप, और यहां पे लगी है ऑक्सीजन, यहां पे लगी है ऑक्सीजन। अब यहां पे एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं कंपेयर करूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन में से अगर मैं कंपेयर करूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो मुझे पता है ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज किस तरफ, डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी किस तरफ जाएगी, ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, या इस एल्काइल से भी खींचेगा और इस एल्काइल से भी खींचेगा, दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। और यहां पे नेगेटिव चार्ज, अब नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ नेगेटिव की तरफ, यहां से भी इस तरफ। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आती है। अगर अब इसको थोड़ा सा और मैं कंसेप्चुअल आपको बताऊं, थोड़ा सा और कंसेप्चुअल बताऊं, अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता, ROR, अगर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता तो क्या होता, यहां से इलेक्ट्रॉन डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होती, यहां से इस तरफ होती, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती। पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं है, बेंट फॉर्म में है 117 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ, तो नेट डाइपोल की मूवमेंट जो वेक्टर है वो डायरेक्शन आ रही है इस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोलैरिटी की बात करूं, अगर मैं ईथर की पोलैरिटी की बात करूं तो ये स्लाइटली पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर नहीं है बिल्कुल भी, स्लाइटली पोलर है, स्लाइटली पोलर होते हैं। पर इतने ज्यादा पोलर भी नहीं है कि पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व कर सके, इतने भी ज्यादा पोलर नहीं है कि पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सके। जो लाइक डिसॉल्व लाइक का जो कंसेप्ट चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का जो कंसेप्ट चलता है, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, तो इतने ज्यादा पोलर भी नहीं है ये, इतने ज्यादा पोलैरिटी भी नहीं है इनकी कि किसी पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सके। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने में नहीं बना सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर अपने के साथ नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात, पहली बात क्लियर होगी इसकी पोलैरिटी की, कि ईथर स्लाइटली पोलर है पर बहुत ही कम पोलर है, इतनी ज्यादा पोलैरिटी भी नहीं है। नॉन पोलर, टोटली नॉन पोलर नहीं बोला जा सकता उनको, थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट उनके पास होता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, दूसरी बात आती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बच्चों, सिंपल बात है, बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा हमें यूनिवर्सल सत्य, यूनिवर्सल रूल है, हमेशा याद रखना, चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो हमें हमेशा याद रखना है, जैसे साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज जैसे बढ़ेगा वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों, ये बात मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है,
क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती हैं मॉलिक्यूल के बीच में। वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में साइज डिपेंडेंट होती है। जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा उतने उनके बीच में वैंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो जुड़े रहेंगे। उनको बॉयल करना, तोड़ के बॉयल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए उनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा रहता है। जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। और ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूनिवर्सल सत्य है कि साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज आती है ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग से साइज कम हो जाता है, ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आता है, उसका साइज कम होता है, ब्रांचिंग से साइज कम होता जाता है। ब्रांचिंग से सीधा मतलब उसका साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, वैन डर वाल ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें याद रखनी है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब इसमें मैंने एक बात और कही है कि ये स्लाइटली पोलर तो है, पर अपने आपस में ईथर मॉलिक्यूल आपस में कैपेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। क्यों? हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन। इधर अल्काइल ग्रुप कार्बन लगा होगा, इधर भी कार्बन लगा, इधर भी कार्बन लगा होगा, इधर भी कार्बन लगा होगा। तो जो अल्काइल ग्रुप है वो आपस में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का ही बॉन्ड है, हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो एल्केन होते हैं और जो इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिमिलर रेंज में जाते हैं। पर वहीं अल्कोहल जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ROR है, यहाँ पे ROR है। अगर इसको मैं ROR को ROH अल्कोहल कर दूं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अब उसकी तीसरी चीज की बात कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी की। अब यहां तक मैं बात कर रहा था कि आपस में ईथर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देते हैं, आपस में ईथर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देते हैं। पर मेरे पास अगर सपोज ये ईथर है, मेरे पास ये ईथर है, तो जब मैं इसको वाटर में डालूंगा, OH वाटर के अंदर डालूंगा, H2O वाटर के अंदर डालूंगा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ईथर और वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ईथर और वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ईथर और वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसलिए जब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, जो जिनके पास टोटल कार्बन 4 या 5 कार्बन हो ईथर के अंदर, वो छोटे जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल रहते हैं। पर जैसे ही 4-5 कार्बन से कार्बन बढ़ते हैं, कार्बन अल्काइल ग्रुप के कार्बन बढ़ने लगते हैं, कार्बन ग्रुप के अल्काइल ग्रुप बढ़ने लगते हैं, तो अल्काइल ग्रुप बढ़ने से क्या होगा कि अब हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप क्या है? वाटर को रिपेल करते हैं, अब जैसे वाटर को रिपेल करने वाले जो साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रोफोबिक रीजन बढ़ता जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसके बाद के जो कार्बन है, C5 के जो बाद के कार्बन है, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर के अंदर, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है वाटर के अंदर। तो ये तो बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब मेन मुद्दे और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, इसकी IUPAC नेमिंग को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लास्ट इस पे बात कर लेते हैं, जो ईथर्स है उनकी IUPAC नेमिंग हम किस तरह से करते हैं बच्चों, जो ईथर के कंपाउंड उनकी IUPAC नेमिंग हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ईथर्स की बात करेंगे बच्चों, हमें पता है ईथर्स का ROR या ROAR कुछ भी हो सकता है, मतलब सिंगल ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के अराउंड कोई ग्रुप लगे होंगे, ये हमारे पास ईथर है। तो इसकी IUPAC नेमिंग का सबसे बड़ा गोल्डन रूल एक ही है, इसकी IUPAC नेमिंग का एक ही गोल्डन रूल है बच्चों, वो ये है कि जो लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन है उसको हम पेरेंट चेन में लेंगे। जो इधर भी अल्काइल लगा, इधर भी अल्काइल लगा, कोई भी ग्रुप लगा, इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिसके पास कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, उस चेन को हम मानेंगे पेरेंट चेन, और जो बाकी बचा है उसको हम प्रीफिक्स में डाल देंगे, एल्कोक्सी का प्रीफिक्स लेके। एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ आएगी चीजें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जांपल से। 5 एग्जांपल है, पांचों एग्जांपल से बारी बारी देखते हैं हम कैसे कैसे इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, समझ आएगी आपको चीजें, ठीक है। अब मैं पहले की बात कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन लगा है, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप। अब मुझे ढूंढना है बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मुझे पता लग गया ये वाला बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो ये मेरे पास क्या आ गया,
ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इसकी पेरेंट चेन मतलब कार्बन दो मतलब C2 मतलब ईथेन, और बाकी बचा है वो जाएगा प्रीफिक्स में, जो बाकी बचा है वो जाएगा प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या जाएगा, एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन का क्या बनेगा मिथॉक्सी, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या आएगा, प्रीफिक्स में आएगा हमारा मिथॉक्सी। और जो लॉन्गेस्ट चेन है वो जाएगी पेरेंट के अंदर, तो इसका नाम क्या आ जाएगा मिथॉक्सी इथेन। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएससी नेमिंग एग्जांपल से मिथॉक्सी इथेन, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं, ये मेरे पास ऑक्सीजन यहां पे लगा है, एक अल्काइल ग्रुप ये लगा है, एक अल्काइल ग्रुप ये लगा है। अब लॉन्गेस्ट तो मुझे समझ आ गया, लॉन्गेस्ट तो मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 वाला, ठीक है। अब पर इस 6 कार्बन वाले के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, 6 कार्बन वाले के पास फंक्शनल ग्रुप लगा है। कौन सी पोजीशन पे, अब नंबरिंग जब देंगे इसकी, जब नंबरिंग करेंगे लोएस्ट नंबर किधर से आएगा, इधर से करें 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इधर 1 2 3, तीसरे नंबर पे लोएस्ट नंबर आ रहा है इसको, तीसरे नंबर पे जो मेरे पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी लॉन्गेस्ट चेन पे वो लगा है तीसरे नंबर पे। तो पेरेंट चेन तो मेरे पास कार्बन 6 वाली आ गई, कार्बन 6 वाली मेरे पास आ गई पेरेंट चेन, मतलब हेक्सेन इसकी पेरेंट चेन आ गई। और तीसरी पोजीशन पे लगा है 2 कार्बन वाला मतलब इथॉक्सी, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या आ जाएगी मेरे पास, तीसरी पोजीशन पे इथॉक्सी, इथॉक्सी हेक्सेन, 3 इथॉक्सी हेक्सेन, ये मेरे पास आ गया आईयूपीएसी नेमिंग। सेकंड कंपाउंड की भी होगी। थर्ड की बात करूं, एक तरफ लगा है फिनाइल ग्रुप, एक तरफ लगा है C2H5, फिनाइल और C2H5, फिनाइल के अंदर कार्बन 6, C2H5 के अंदर कार्बन 2, तो पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी, फिनाइल वाली, या मतलब बेंजीन वाली मेरी पेरेंट चेन आ गई। फंक्शनल ग्रुप आ गया मेरे पास ये 2 कार्बन मतलब इथॉक्सी, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इथॉक्सी बेंजीन, सिंपल है। इसका आईयूपीएसी नेम आ गया मेरे पास इथॉक्सी बेंजीन। अब चौथे एग्जांपल की बात करूं, अब यहां पे कार्बन 6 है, पर यहां पे 7 आ गए, तो अब पेरेंट चेन कौन सी आ गई, 7 वाली। फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, ये वाला फिनॉक्सी हमारा क्या आ गया फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स क्या आ जाएगी फिनॉक्सी, और ये 7 वाला क्या होता है हेप्टेन, पेरेंट चेन में क्या आ जाएगा हेप्टेन, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग मेरे पास क्या आएगी फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। यहां तक 4 एग्जांपल खत्म। अब ये मेरे पास 5वां एग्जांपल है, ईथर ग्रुप कहां लगा है, यहां पे लगा है ईथर ग्रुप। अब इस केस में बच्चों मुझे आप कमेंट करके बताइए इसका आईयूपीएसी नेमिंग, मेरे को कमेंट करके बताइए इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होता है, होती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर समझ आ गई सारी आईयूपीएसी नेमिंग तो मैं मान लूंगा कि आपको समझ आ चुकी है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और इसके छोड़ के भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, तो पूरी कोशिश 100% उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।